गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे आपका क्या कहते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, याद होगा आप लोग को। और उसके पहले पढ़े थे हम लोग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, जिस पे आरसी सर्किट पे हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, है ना। अब हम लोग मतलब आरसी सर्किट का ही कुछ और न्यूमेरिकल देखेंगे, है ना। और आपको अगर याद होगा तो चार्जिंग वाले का आपका फॉर्मूला था चार्ज का Q इक्वल्स Q नॉट, जो कि आपका Q मैक्स भी था 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, है ना। जिसमें चार्ज क्या होता था, जीरो से लेके इंक्रीज करता था अपने मैक्सिमम वैल्यू तक। और Q मैक्स का वैल्यू क्या था, C इंटू वी मैक्स, याद होगा। और आर सी में हम लोग क्या लेते थे, R इक्विवेलेंट इंटू सी, ये हम लोग सॉल्व किए भी थे। वैसे ही हम लोग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़े थे, जिसमें चार्ज डिक्रीज कर रहा था और इसका वैल्यू आया था Q इक्वल्स Q नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। यानी जैसे उसका मैक्सिमम चार्ज था, वो मैक्सिमम चार्ज डिक्रीज करते करते फाइनली आपका पहुंच जाएगा जीरो तक। और याद होगा आपको हमने इस टाइप पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, जो बेसिक ऐसे थे जिसमें आपको ये मालूम नहीं था, आपको बस डेटा मान करके जो डेटा मिला हुआ है और उसके ग्राफ से आपको बताना होता था कि इसका इक्वेशन क्या होगा, है ना। जिसमें हम कुछ इक्वेशन लिखवाए थे आप लोगों को। तो आज हम क्या कर रहे हैं, एक बेसिक सा क्वेश्चन पहले देखते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पे। तो क्वेश्चन ये है, find the time in terms of time constant, in terms of time constant, in terms of time constant such that the energy stored in the capacitor becomes हाफ कर लेते हैं, ठीक है। एनर्जी बिकम्स हाफ कर लेते हैं, ठीक है। ऑन बीइंग डिस्चार्ज्ड, अगर वो डिस्चार्ज हो रहा हो उस केस में एनर्जी जब हाफ हो जाएगा, देन आपको बताना है कि उसका टाइम, जो टाइम लैप्स होगा, वो टाइम लैप कितना होगा। यू हैव टू कैलकुलेट इट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहला बात कि एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है। तो एनर्जी का फॉर्मूला है Q स्क्वायर अपॉन 2C, जब हम चार्ज के टर्म की बात करते हैं तब, है ना। तो बेसिक कंडीशन ये है कि हमको जो बता रहा है चार्ज U डैश विच बिकम्स हाफ U अपॉन 2। तो हमने Q का एक फॉर्मूला जो पढ़ा था, वो Q का फॉर्मूला क्या था, Q मैक्स जो Q है e टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। वेरी गुड। चलो मान लेते हैं यहाँ कुछ Q डैश रहा होगा, है ना। तो Q डैश अपॉन 2C का होल, Q डैश का होल स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो हाफ है ना, तो हाफ भी कर लेते हैं इसको, 2C कैंसिल, तो Q डैश आ जाएगा आपका Q अपॉन रूट 2। यानी जो नया चार्ज आना चाहिए वो पिछले वाले चार्ज का कितना आना चाहिए, मैक्सिमम चार्ज का कितना आना चाहिए। चलो यहाँ पे हम मैक्सिमम चार्ज कर लेते हैं ना, क्या कर लेते हैं, मैक्सिमम चार्ज कर लेते हैं। तो जो चार्ज आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, मैक्सिमम चार्ज का रूट 2 टाइम। चलो ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं हम लोग Q अपॉन रूट 2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, Q ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है, यस इट कैन बी सॉल्व्ड। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, है ना। रिजल्ट क्या आएगा आपका, 1 अपॉन रूट 2 इक्वल्स ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। क्लियर है। देखिए पहले सबसे पहले क्वेश्चन में कहा क्या था, इसका तो सॉल्व कर लेंगे आराम से, बहुत ईजी है। क्वेश्चन में क्या कहता है कि टाइम निकालो टाउ के टर्म में। टाउ के टर्म में मतलब कहने का मतलब कि आरसी को हम लोग क्या कहते थे, टाइम कांस्टेंट। क्या कहते थे, टाइम कांस्टेंट, ठीक है ना। आरसी के टर्म में सच दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, जो एनर्जी उसमें स्टोर हुआ है वो कितना रह जाए, हाफ रह जाए, ठीक है। ऑन बीइंग डिस्चार्ज, जब वो डिस्चार्ज हो रहा हो तब, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि डिस्चार्ज के लिए जो हमारा चार्ज का फॉर्मूला है वो है Q इक्वल्स Q ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। वेरी गुड। अब हमसे पूछा है एनर्जी हाफ, तो पहले हम एनर्जी का फॉर्मूला देखेंगे, है ना।
तो चलो क्या करेंगे, U का फॉर्मूला होता है Q²/2C, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों यहाँ पे Q²/2C लिए हैं? क्यों? इसलिए कि हमने यहाँ पे फुल चार्ज पहले उसको कर लिया है और अब यहाँ पे उसके पास पोटेंशियल नहीं है, सिर्फ उसके पास चार्ज है, तो हम चार्ज वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमारे पास पोटेंशियल का सोर्स होता तो हम फॉर्मूला लगाते ½ CV²। V को भी QC कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इट कैन बी। अब U डैश का वैल्यू क्या हो गया, U/2। यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं किसी को। U डैश Q डैश का ½ हाफ ऑफ Q²/2C, यानी जो चार्ज, यहाँ पे जरूरी नहीं कि हम Q डैश ही लें, आप Q भी ले सकते हो, बेसिकली तुमको वहीं पुट करना था ना हमको। हाँ, तो चार्ज क्या बन जाना चाहिए, Q/√2 बन जाना चाहिए मैक्सिमम वाले चार्ज का। ठीक है, तो चार्ज क्या बन जाना चाहिए, मैक्सिमम वाले चार्ज का 1/√2। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो √2 इक्वल्स हो जाएगा e⁻⁻ को प्लस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, माइनस से प्लस होगा तो अपने आप मेरा √2 क्या हो जाएगा, 1/√2 क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं, आपको बार बार एक फॉर्मूला हमने बताया है कि अगर आप ऐसे भी याद रखो ना, e⁻⁴ हो तो a ln x होगा, यानी log x बेस e होगा, ये फिक्स है। तो T/RC हो जाएगा ln √2। ठीक है, ln √2 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 को हम लिख सकते हैं पावर हाफ, है ना। तो T/RC को लिखते हैं हम टाउ, RC किसके इक्वल है, टाउ के, इक्वल्स क्या हो जाएगा, ln हाफ ऑफ ln2। तो T इक्वल्स रिजल्ट आ जाएगा τ/2 ln2, ये रिजल्ट हो गया τ/2 ln2, जहाँ पे ln2 का वैल्यू होता है, ln2 को क्या लिखते हैं, तो 2.303 ऑफ log 2 बेस 10। कंडीशन क्या था कि log x बेस e, जिसको हम लोग ln x कहते हैं, ये होता है 2.303 ऑफ log x बेस 10, और log 2 बेस 10 का वैल्यू होता है 0.3010। आप इसको कैलकुलेट करिएगा, अप्रॉक्स इतना ही आएगा, बस सब्स्टिट्यूट करना, आंसर लाना है, नोट कर लीजिए इसको। नोट करिए, ये हो चुका है आप लोग का नोट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसके आगे चलते हैं। देखिए, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखेंगे जो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर से रिलेटेड होगा, लेकिन पता नहीं इस क्लास में होगा या अगली क्लास में, देखते हैं, एक क्वेश्चन मिलेगा तभी तो। फिलहाल आरसी सर्किट पे और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आरसी सर्किट पे एक क्वेश्चन है, ये सी है, ये सी है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये भी सी है और ये भी सी है, एंड एक सेल लगाया हुआ है 100 वोल्ट का, ये 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, दिस इज 5 ओम, और ये जो सी आप लोग देख रहे हो सारे, ये भी सी, दीज ऑल आर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस 5 माइक्रो फैराड। और आपको बताना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इक्वल्स व्हाट, ये बताना है, मतलब चार्ज हर एक कैपेसिटर पे क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहली बात कि अगर हमको चार्ज फाइंड आउट करना है, इसका मतलब कि हमको t इक्वल्स इन्फिनिटी पे बात कर रहे हैं, जब वो फुल्ली चार्ज हो चुका होगा, उससे करंट नहीं जा रहा होगा, है ना, एक चीज़ हम लोग सीखे थे।
दूसरा, उस वाले कंडीशन पे हमको वहाँ का V फाइंड आउट करना होता है, जो V इसको मैक्सिमम मिल रहा होगा। इनिशियली तो इसको कोई पोटेंशियल नहीं मिल रहा है, फाइनली हमको जो इसको पोटेंशियल मिला होगा, अगर वो फाइंड आउट कर सके तो फिक्स है कि हम यहाँ कैलकुलेट कर सकेंगे कि उस पर चार्ज कितना आएगा। चलो ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है कि हमको फाइनल पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, दूसरी चीज़, जो पोटेंशियल, चलो इसका नाम पूछ देते हैं, ये मेरा A है, दिस इज़ B, ये C है और ये D, और ये E है और ये F। देखिए, जो पोटेंशियल C और D के क्रॉस होगा, CD के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही AB को भी मिलेगा, अगर पूरी तरह से चार्ज हो जाए तो, क्योंकि वो ओपन सर्किट बन जाता है, याद होगा आप लोग को। फिर वही पोटेंशियल किसको मिलेगा, हमको E और F के क्रॉस आएगा। चलिए, ये तो समझ में आ गया कि हम किसी तरह से अगर CD की पोटेंशियल को फाइंड आउट कर लें तो वही पोटेंशियल EF को मिलेगा, वही पोटेंशियल AB को मिलेगा। और चूंकि ये बात हमको समझ में आता है कि आप पूरे चार्ज होने के बाद ये ओपन सर्किट बन जाता है और उसमें से करंट नहीं जा रहा होता है, तो मतलब कि इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल का लॉस नहीं, 4 ओम के अक्रॉस और इस 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल का कोई लॉस नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो पोटेंशियल CD का होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किसमें, AB के दोनों कैपेसिटर्स में। इक्वली क्यों होगा, क्योंकि दोनों कैपेसिटर सेम कैपेसिटेंस के हैं, है ना। नहीं तो फिर अगर अलग अलग कैपेसिटेंस का लिया होता तो आपके पास एक फॉर्मूला है, उससे आप कैलकुलेट कर सकते थे। याद आ रहा है ना कुछ? हाँ ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एट t इक्वल्स इन्फिनिटी की बात करेंगे, जब हमारा कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका होगा, यानी एट t इक्वल्स इन्फिनिटी। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये बिहेव करेगा एज एन ओपन सर्किट, मतलब इसको एक टर्मिनल की तरह बिहेव करेंगे हर एक कैपेसिटर को हम लोग। ठीक है, अगर ये ओपन टर्मिनल की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब कि उससे कोई करंट नहीं जा रहा है, तो करंट कुल मिला के यहाँ से ऐसे आएगा और इस रेजिस्टेंस से होते हुए फिर से इस सेल में चला जाएगा। और मान लो कि इसमें करंट I आ रहा है, तो I इक्वल्स, देखो हम इसमें I नहीं भी निकाल सकते थे, कि उसका रीज़न बताएंगे, पहले देख लेते हैं। I अगर निकालते भी हैं तो 100 वोल्ट अपॉन 5 ओम, डेट इज 20 एम्पियर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब तुम अगर वोल्टेज अक्रॉस CD निकालोगे, ठीक है, तो वो भी IR ही आएगा, यानी 20 एम्पियर इंटू 5 ओम, डेट इज 100 वोल्ट। तो बात तो वहीं का वहीं रह गया ना, बात तो अभी वहीं का वहीं रह गया। हम डायरेक्ट लिखते हैं कि 5 ओम को 100 वोल्ट मिल रहा है, और रियलिटी भी वही है ना, कि कोई और यहाँ पे कैपेसिटर या रेजिस्टेंस किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये सीधा का सीधा जो 100 वोल्ट है वो पूरा 5 ओम को मिल जा रहा है ना। जो सीधा का सीधा पूरा क्या है, 100 वोल्ट है, वो 5 ओम को मिल जा रहा है। तो वहाँ लिख सकते थे ऐसा कि ये 100 वोल्ट वहाँ है, पर फिर भी हम उसको पूरा देख लिए। चलो ठीक है, तो ये 100 वोल्ट किसके क्रॉस हुआ, CD के, है ना। तो अब हम हर एक कैपेसिटर की बात करें तो क्या होगा, इसके क्रॉस 100 है पूरे A और B के क्रॉस। चूँकि ये दोनों सेम यानी इक्वल अमाउंट के कैपेसिटर्स हैं, तो दोनों को 50-50 वोल्ट मिला होगा, और इन दोनों को भी 50-50 वोल्ट मिला होगा। और एक्चुअली जो चार्ज एक का आएगा वही सब का आएगा, है ना। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, वो क्या होगा, दैट इज 50 वोल्ट, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा, 50 वोल्ट होगा। और Q इक्वल्स फॉर्मूला होता है CV। Q इक्वल्स फॉर्मूला क्या होता है, CV। तो C का वैल्यू रखते हैं हम लोग, जो कि है हमारे पास 5 माइक्रोफैराड। तो माइक्रो को कर लो 10⁻⁻6, और ये 50 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 250 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम, है ना, 250 माइक्रो कुलाम। अगर आप अपने बुक के हिसाब से करिएगा तो ये 2.5 होगा और 10⁻⁻4 हो जाएगा। और आप चाहें तो ऐसे यहाँ पे 250 माइक्रो कुलाम लिख के अपनी संतुष्टि जाहिर कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में और क्या पूछ सकता था, पूछा ये जा सकता था कि बता दो 4 ओम और 4 ओम के बीच क्या करंट जाएगा, मैक्सिमम फाइनली 0। ठीक है, दूसरा क्या पूछ सकता था, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर।
आप बता सकते हो यहाँ से, क्योंकि आपको मालूम है कि हर एक को 50 वोल्ट मिला है और एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर। C मालूम, V मालूम, कैलकुलेट कर सकते। तो और क्या दिया जा सकता था, वो ये है, इसको नोट करिए। C2 R1 R2 R3 R4, ठीक है, 1 2 3 3, ठीक है। ये हो गया नोट आप लोग का। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर, ठीक है। इसको करते हैं हम लोग साफ और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखते हैं कि अगला सवाल हम लोग का क्या है और उसको कैसे सॉल्व करना। थोड़ा सा ट्राई आप लोग भी करिएगा सॉल्व करने का। वीडियो पॉज कर सकते हैं, है ना, पॉज करिए, उसके बाद सॉल्व करिए और देखिए कि क्या रिजल्ट आता है। ये है हमारा C1, ये है हमारा C2, ये है, रुक जाओ ध्यान रखो क्वेश्चन मिलेगा, ये है आपका R1, ये है आपका R2 और ये बीच में वायर से कनेक्टेड है, ठीक है। वैसे ही सॉरी, ये है आपका R3, ये है आपका R4। अभी लिख नहीं रहे, सबका नाम दे देंगे, नाम तो सबको मिलेगा। जन्म लिया है तो नाम तो मिलना ही मिलना है, बनेगा नहीं वो अलग बात है, बनाना अपने पर डिपेंड करता है ना। नाम तो सबको मिलता है, बनाना पड़ता है वो अलग बात है, ठीक है। चलो देखते हैं C1 C2 C3 C4, R1 R2 R3 R4। हाँ, ये भी एक वायर से कनेक्टेड है, ठीक है। चलो वायर का क्या काम है, क्यों किया गया, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं C1 C2 ये सब कितने हैं। तो C1 दिया हुआ है 1 माइक्रोफैराड, C2 दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड, C3 दिया हुआ है 3 माइक्रोफैराड और C4 है हमारा 4 माइक्रोफैराड। R1 और R2 दिया हुआ है, सॉरी, R1 दिया हुआ है 1 ओम, R2 दिया हुआ है 2 ओम और R3 R4 दिया हुआ है 3 ओम। और ये जो पोटेंशियल है यहाँ पे E, ये दिया हुआ है आपका 6 वोल्ट, ये E दिया हुआ है 6 वोल्ट। और आपको बताना है Q मतलब चार्ज, है ना, जो चार्ज ही ले देते हैं, नहीं तो रोने लगोगे, अरे यार बड़ा लिखा, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ये निकालना है हमको, इक्वल्स व्हाट। तो सबसे पहले आपको वैसे ही जाना होगा T इक्वल्स इन्फिनिटी पे, जब आपका कैपेसिटर क्या बन चुका होगा, ओपन सर्किट, करंट निकालना है ना। अगर करंट नहीं निकालना ज़रूरी हो तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। आपको बेसिकली क्या करना होता है, हर एक कैपेसिटर के अलोंग या हर एक कैपेसिटर के टुवार्ड्स आपको क्या निकालना होता है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस। और उस पोटेंशियल डिफरेंस को, जो कि उसका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको उसके C से मल्टीप्लाई करेंगे, हमको उसका चार्ज मिल जाएगा। तो चलो इसको ट्राई करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं। चलो देखते हैं सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे ये समझते हैं पहले हम लोग। देखो सबसे पहली बात कि एट T इक्वल्स इन्फिनिटी की बात करें, एट T इक्वल्स इन्फिनिटी C एज ओपन सर्किट, C कैसा रहेगा, ओपन सर्किट की तरह। तो चलो इसको कन्वर्ट किए ओपन सर्किट में, कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है, कर लो ओपन सर्किट, कोई दिक्कत है क्या इससे।
चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्या होगा वो देखते हैं। दिक्कत तो कुछ भी नहीं है। चलो अब यहाँ से अगर कुछ करंट आ ही आ रहा है तो उसके जाने का कितने तरीके हो सकते हैं। देखो बेसिकली बहुत तरीके हो सकते थे, पहले हम समझते क्या हो सकता था। यहाँ से जा नहीं सकता है क्योंकि यहाँ ओपन हो गया, जब ये ओपन हो गया तो इस तक नहीं पहुँचेगा। चलो यहाँ से ये तो फिक्स हो गया कि करंट यहाँ से स्प्लिट करेगा, एक I1 में स्प्लिट करेगा और एक I2 में स्प्लिट करेगा। ये तो समझ में आ रहा है हमको। I1 को जाने का इधर से एक वे था लेकिन नहीं जाएगा क्योंकि ये ओपन सर्किट है, तो इसमें चला आएगा, ये I1 हो गया। फिर यहाँ से भी इंटर नहीं कर सकता है क्योंकि ये ओपन सर्किट है, ये I1 ऐसे चला आएगा I1 तक, I1 तक नहीं मतलब I1 ही आ जाएगा, ये फिक्स है। वैसे ही हमारे लिए I2 का भी यही हाल होगा और I2 ऐसे ऐसे चलते चलते बेचारा I2 अब I बन चुका है, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया ये, है ना। देखिए तो अब ये तो समझ में आ गया कि हमारा करंट कुछ ऐसे ही जा रहा होगा, तो हम क्या ये I1 I2 निकाल सकते हैं, मतलब I निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, एग्जैक्टली निकाल सकते हैं। अगर हम इसका पूरा R इक्विवेलेंट निकाल दें तो चलिए हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, जैसा R1 R2 सबका वैल्यू, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम, है ना, ये है हमारा सब। तो चलो जरा ध्यान से देखो, 1 ओम और 2 ओम किस में है, सीरीज में, वेरी गुड। और 3 ओम और 3 ओम किस में है, सीरीज में। क्यों? क्योंकि करंट दोनों में सेम है, जिसमें करंट सेम वो सीरीज में होता है और जिसमें करंट डिफरेंट वो क्या होता है, हाँ सही बात, तुम लोग तेज है। हाँ तो 1 और 2 ओम किस में है, सीरीज में, और 3 ओम किस में है, सीरीज में। यानी 1 और 2 तो हो गया 3 और 3 हो गया 6, बट तकलीफ ये है कि ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा 3 ओम मल्टीप्लाइड बाई 6 ओम डिवाइड बाई 3 ओम प्लस 6 ओम। क्या कोई दिक्कत है, बोल दीजिए। फॉर्मूला था ना C वाले के लिए सीरीज में, C1 C2 बाई C1 प्लस C2, है ना, वही चीज़ यहाँ पैरेलल में लग गया क्योंकि उल्टा होता है रेजिस्टेंस वाला, हम तो पहले भी बोले आपको। ये भाई 18 बाई रखो ना भाई, सीधे दे रहा हूँ 2 बार में, तो ये R इक्विवेलेंट हो गया हमारा, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि अगर R इक्विवेलेंट हमको मिल चुका है देन वी कैन फाइंड I इक्वल्स क्या होगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट, डेट इज 6 वोल्ट डिवाइड बाई 2 ओम, ये हो गया हमारा 3 ओम। सॉरी, ये तो राहुल गांधी वाला होता है, 3 एम्पियर, ठीक है। तो 6 वोल्ट बाई 2 ओम 3 एम्पियर। अब यहाँ से 3 एम्पियर करंट चला, डिवाइड तो करना है। आपको बेसिकली ये मालूम होता है कि करंट जो डिवाइड होता है, स्प्लिट होता है, वो इनवर्स रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस होता है ना। मतलब I1 अपॉन I2 क्या होगा, I1 अपॉन I2 जो होगा वो इनवर्स रेशियो, यानी इसका रेशियो इधर हो जाएगा 6 ओम डिवाइड बाई 3 ओम। इसको सॉल्व करके 3 और 3 6 ही लाए थे ना, 1 और 2 3, मतलब ये 2:1 में आएगा, ये तो फिक्स हो गया। और 2:1 में लाने का सिंपल तरीका, इसको 2 1 दे दो, उसको 1 दे दो, 2 1 3 तो आना ही आना है, और तो कुछ है नहीं यहाँ खास। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि I1 जो आ जाएगा हमारा वो होगा 2 एम्पियर और I2 हो जाएगा 1 एम्पियर। क्या बोले थे कि करंट किसके रेशियो में रहेगा, इनवर्स रेशियो, किसका, रेजिस्टेंस का। तो देखो I1 जा रहा है इस वाले सर्किट में ना, 1 और 2 वाले में, और I2 किस में जा रहा है, 3 और 3 वाले में। तो इनवर्स करने का मतलब क्या, जिसका करंट है उसका रेजिस्टेंस नहीं लेना है, उसके उल्टे वाले का। तो I1 के लिए हम 3 और 3 6 लिए, देख लीजिए, और I2 के लिए क्या लिए, 1 और 2, डेट इज 3, रिजल्ट आ गया 2:1। ये तो समझ में आ गया। अब 3 एम्पियर टोटल करंट बाबू, उसको 2:1 में तुम डिवाइड करोगे तो एक 2 एम्पियर और एक मेरा 1 एम्पियर होगा, 2 और 1 3 होता है ना, और रेशियो भी 2:1 हो गया हमारा। तो हमने क्या किया कि I1 हो गया मेरा 2 एम्पियर और I2 हो गया 1 एम्पियर। चलो इस करंट से क्या फ़ायदा हुआ वो देखते हैं। देखो ये बात तो फिक्स है कि C1 का जो पोटेंशियल होगा वो इसके इक्वल होगा R1 वाले के, C2 का पोटेंशियल होगा R2 वाले के, C3 का होगा R3 वाले के, और C4 का होगा R4 वाले का। यानी कहने का मतलब कि अगर हम VC1 निकालेंगे, VC1 निकालेंगे वो I1 R1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, I1 R1 कहलाएगा। तो I1 का वैल्यू है हमारा कितना है बच्चा, 2, R1 का वैल्यू कितना है, 1, तो ये 2 वोल्ट हो गया, है ना, 2 वोल्ट हो गया। और आपके पास C1 मालूम है तो Q1 जो हो जाएगा वो C1 इंटू VC1 होगा, ठीक है।
आप V1 भी कर सकते थे, उसका कुछ जरूरी नहीं, V1 V2 V3 4 भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम जो लिखे वही सही है, हो सकता है हम जो लिखें वो गलत भी हो, है ना। तो 1 माइक्रोफैराड से मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट मिल जाएगा 2 माइक्रो कूलम। वैसे ही Q2 निकालेंगे, तो Q2 के लिए क्या लिखना होगा, C1 इंटू VC2, ये C2 सॉरी C2 बोले ना, जब जरूरी नहीं कि हम जो लिखे सही हो, C2 इंटू I1 R2, लेकिन ये भी नहीं कि हमेशा गलत हो। C2 का वैल्यू कितना है, 2 माइक्रोफैराड, I1 का वैल्यू I1 कितना है, 2 एम्पियर, और R2 का वैल्यू है 2 ओम, तो 2 2 4 2 8 माइक्रो कूलम। सिमिलरली हम लोग Q3 और सिमिलरली Q4 निकाल सकते हैं। Q3 हो जाएगा मेरा, सो देख लो ना आराम से, 3 गुना 1 3 हो गया, 3 और 3 9 माइक्रोफैराड, 3 और 1 3 गुने 4 12 माइक्रोफैराड माइक्रो कूलम बाबू, हो गया आंसर, नोट कर लीजिए। तो ये हुआ कुल मिला के हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हर एक कैपेसिटर पे कैसे कैसे हो सकता था। एक और सर्किट है, उसको सॉल्व करेंगे, फिर कुछ टॉपिक पे चलेंगे हम लोग, है ना। एक और सर्किट है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग टॉपिक पे चलेंगे। इसमें ये हो गया नोट आप लोग का, नोट करिए जल्दी से। देखिए इसमें कुछ खास नहीं था, बस सिंपल क्या था हमारा, मतलब कि हर एक का क्रॉस हमको वो पोटेंशियल निकाल लेना था, करंट निकाल लेना था। सिंपली बस इसमें वो थोड़ा सा टेंशन दे दिया था, वो था वो ये वायर से आपको कोई टेंशन लेके नहीं चलना है, क्योंकि वायर तभी इफेक्टिव है जब उस सर्किट में कोई करंट जा रहा होता है, यानी अपर ब्रांच में कोई करंट जा रहा होता था। अभी तो कोई करंट जा ही नहीं रहा, तो उस वायर का रहे ना रहे कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि मेरा वो ऐसे ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट में तो करंट जाता ही नहीं है ना। प्रॉब्लम है बच्चा, क्या करोगे। चलो इसको मिटा रहे हैं। अब नया सर्किट है, नया सवाल, देखते हैं क्या होगा इसका जवाब। सॉल्व किया जाएगा। देखो, अरे और सब भी मिटा देते हैं, क्या फ़ायदा है इसको रख के, क्या फ़ायदा होगा। देखो यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है C1, यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है C1, यहाँ लगा हुआ है C2, यहाँ लगा हुआ है C2 और यहाँ लगा हुआ है C2। ये लगा हुआ है 100 वोल्ट का। इधर एक रजिस्टर लगा हुआ है तुम्हारा 10 ओम, इधर भी एक रजिस्टर लगा हुआ है तुम्हारा 10 ओम। मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, ठीक है। ऐसे ही आपका कैटेगरी में भी है M, N और B करके कुछ ऐसे ही है, याद नहीं आ रहा लेकिन वैसे ही कुछ था। और आपको ध्यान रखें कि C1 का वैल्यू दिया हुआ है 1 माइक्रोफैराड, है ना। तो देख लेते हैं, C1 3 माइक्रोफैराड है, वो C1 3 माइक्रोफैराड है, C2 आपका 1 माइक्रोफैराड है। और दो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, VAB निकालना है आपको, दूसरा VBC निकालना है आपको, मतलब A से B के बीच का और B से C के बीच का आपको कैलकुलेट करना है कि कैपेसिटेंस क्या होगा। कैलकुलेट करिए जल्दी से इसको, कैलकुलेट करिए इसको जल्दी से, देखिए कैसे बनेगा। ये फिक्स है कि C1 कितना दिया हुआ है बाबू, 3 माइक्रोफैराड और C2 दिया हुआ है 1 हटिए। और आपको निकालना है हर एक पर, नहीं हर एक चार्ज भी नहीं निकालना, आपको सिर्फ पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल निकालेगा तो चार्ज भी वैसे भी मिल ही जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल निकालेगा तो चार्ज तो वैसे ही मिल जाएगा।
बतिया वही है, चार्ज दो निकाल के पोटेंशियल निकालने का, देते का स्टेप पहले आ गया होगा, कुछ खास हुआ नहीं है। देखिए करना क्या है, देखिए सबसे पहले एक चीज़ देखिए, जो यहाँ का पोटेंशियल होगा वही यहाँ का होगा x, और मान लो वही यहाँ का x होगा। समझ में आ रहा है बात को? ठीक है। जो यहाँ का पोटेंशियल होगा मान लो y, वही यहाँ का भी होगा। यानी ओवरऑल सी ही कर लो ना, ऐसे कर लेते, सॉर्ट ऑफ सी ही कर लेते, क्या फ़र्क पड़ता है, बात तो एक ही है। ठीक है ना? वैसे ये भी ए हो जाएगा हमारा, ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। तो समझ में क्या आया? और मान लो इसको x और इसको छोटा, इसको v मान लेते हैं, v मान लेते हैं। तो ये दोनों जो कैपेसिटर C1 है वो a और b के बीच में ही इंक्लूड किया हुआ है ना? दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। वैसे ही ये जो दो C2 हैं, इन दोनों के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम है। तो करेंगे क्या हम लोग? तो हम ये करेंगे कि इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो हम लोग उसको पैरेलल कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? पैरेलल कंसीडर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको घुमा फिरा के बेचारे को यहाँ तक लेके आते हैं, है ना? यहाँ तक लेके आते हैं, ये हमारा बन गया C1। फिर इसको भी वैसे ही घुमा फिरा के हम लोग यहाँ तक लेके आते हैं, ये बन गया हमारा C2। ठीक है? तो C1 हो गया 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, ये भी 3 माइक्रोफैराड, ये है आपका 1 माइक्रोफैराड, और ये भी है आपका 1 माइक्रोफैराड। ठीक है ना? तो अब क्या होगा, वो दोनों तो पैरेलल है, पैरेलल का रिजल्ट होता है एडिशन, तो 3 3 बन जाएगा 6 और 1 1 बन जाएगा 2। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं आपको। चलो तो फिर से इसको जरा सा रिकंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग। रिकंस्ट्रक्शन में क्या बन गया, ये मेरा 6 माइक्रोफैराड का, ये बन गया हमारा 2 माइक्रोफैराड का, और ये है हमारा 10 ओम, और ये है हमारा 10 ओम। ठीक है? और ये बन गया हमारा, ये C2 है ना, C2 तो मेरा 1 माइक्रोफैराड था, इसको 1 माइक्रोफैराड ही रहने देते हैं। चलो ये कंस्ट्रक्शन बन गया। तो इस पर कुछ तो चार्ज आया होगा, मान लेते हैं कि Q चार्ज इस पर आया होगा, प्लस Q माइनस Q, और ये है हमारा 100 वोल्ट। ठीक है? अगर हम उसका Q निकाल दें किसी तरीके से, तो QC होता है V, है ना? QC क्या होता है? V। तो Q अगर किसी तरीके से निकाल दें तो मेरा काम हो जाएगा। सोचो उसका Q कैसे निकाला जा सकता है, जरा थिंक करिए इसके बारे में सोचिए कि Q कैसे निकाल सकते हैं। तो Q निकालने के लिए हम इस सर्किट में आते हैं, है ना? जब पूरा चार्ज हो गया तो इसमें कोई करंट नहीं, तो इस सर्किट की बात करते हैं। तो लूप में आइए, तो कोई करंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब कि कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप इस 10 और इस 10 ओम के क्रॉस नहीं होगा। तो चलो पहले प्लस से माइनस जा रहा है, तो माइनस QY6 माइनस QY2, क्योंकि भी प्लस से माइनस से जा रहे हैं, हम इधर से आ रहे हैं इस लूप में, ऐसे माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो 100 इक्वल्स 0। तो QY6 प्लस QY2 इक्वल्स हो जाएगा 100। 2 और 6 का एलसीएम 6 इक्वल्स हो जाएगा 100, और ये बन जाएगा आपका Q प्लस 3Q, Q प्लस 3Q। तो Q हो जाएगा 1.50 माइक्रोकूलम। Q तो मिल गया, और यहाँ पे पॉइंट B था, वो सॉरी, ये पॉइंट B था, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है। तो VAB क्या हो जाएगा हमारा? सिंपल है, Q बराबर CV होता है, तो V इक्वल्स क्या होता है? QC। तो VAB क्या हो जाएगा? 150 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय 6 माइक्रोफैराड 25 बार में, यानी 25 वोल्ट। फिर वैसे ही VBC क्या हो जाएगा आपका? B और C के बीच का हो जाएगा 100 है ना टोटल, तो 100 से 25 घट गया, तो 100 वोल्ट माइनस 25 वोल्ट, ये हो गया 75 वोल्ट।
नोट कर लीजिए इसको। तो कुल मिला के ये आरसी सर्किट पे आपका ऑलमोस्ट क्वेश्चन जितना हो सकता था हो गया। ऐसे तो क्वेश्चन का कोई लिमिट है नहीं, लेकिन जितने क्वेश्चन हम लोग देख सकते थे वो सब हम लोग इसमें यहाँ कंसिडर कर चुके हैं। अब एक टॉपिक बचा हुआ है, उस टॉपिक को पहले एंड करेंगे, तब फिर आगे आगे की बातें होंगी, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आज आपका कैपेसिटर का ये जो लेक्चर चल रहा है एक सीरीज बहुत सारा, उसको आज पूर्ण विराम दिया जाए और उसके बाद कुछ और बातें हों, क्योंकि कहने को है भी और बातें कटती नहीं है, हजार बातें। मिटा दे रहे इसको, नोट तो कर ही चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं किसी कैपेसिटर के अंदर, तो उस पर क्या फोर्स लगता है। बहुत अच्छी टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा, इस पर क्वेश्चन भी रहता है, ठीक है। तो क्या है, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक व्हेन इट इज inserted in कैपेसिटर। डाइलेक्ट्रिक जब इंसर्ट करेंगे कैपेसिटर में तो क्या होगा, इसके भी दो केसेस होंगे। पहला, जब सेल कनेक्टेड हो, व्हेन सेल इज कनेक्टेड, और दूसरा, समझदार तो आप हैं ही, आपने जैसे ही हमने पहला टॉपिक लिखा आप समझ गए होंगे। पहला जब हम बोल दिया कि सेल कनेक्टेड है तो आप समझ गए होंगे कि सेल डिसकनेक्टेड भी हो सकता है। चलो देखते हैं। ये कैपेसिटर है जिसके बीच का डिस्टेंस गिवन है d। क्या गिवन है, d गिवन है ना। इसे कनेक्ट किए हम लोग, रुको उसको अच्छे बना देते हैं, अच्छा सा। ऐसा है ना, थोड़ा ठीक लगे, नहीं भी लगे तो कम से कम कुछ तो लगे, ठीक है। ठीक नहीं लगेगा कुछ तो लगे। इसे कनेक्ट किए हैं हम लोग सेल से। क्या से कनेक्ट किए हैं, सेल से, और ये स्विच कनेक्टेड है हमारा, ठीक है। स्विच क्या है, कनेक्टेड है। मान लो इसका लेंथ L है और विड्थ B है, लेंथ L है और विड्थ B है, और इसमें डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया गया है। क्या किया गया है, एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि इसमें x डिस्टेंस तक गया है। कितना डिस्टेंस तक गया है, x डिस्टेंस तक गया है। इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है मान के चलते हैं हम लोग, कि मान के क्या चलेंगे, चलो मान लो के है। अब इस पे फोर्स लगाना है। देखो हम लोग इसको इसलिए ऐसा मान रहे हैं कि x डिस्टेंस पे, क्योंकि x, देखो जब आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे होते तो पहले वो इंसर्ट नहीं हो रहा होता, मतलब कि x का वैल्यू 0 इनिशियल स्टार्टिंग, और फाइनली मान लो कि पूरा वो इंसर्ट हो गया, तो मतलब कि x का वैल्यू इस L के इक्वल हो गया। तो मतलब अगर हम x के टर्म में आंसर ले आए, समझने वाली बात है कि अगर हम x के टर्म में आंसर ले आते हैं तो फिर आप कंप्लीट पुट कर लो, टेंशन नहीं है, ठीक है ना। एक पार्टिकुलर पॉइंट पे आपको मिल चुकेगा फोर्स, तो हम इसका एक जनरल अभी कंडीशन ले रहे हैं x पे, कंप्लीट का बात हम नहीं कर रहे हैं, तो जो अभी रिजल्ट आए। अब फोर्स कैसे निकालेंगे, सवाल आपके मन में भी होगा। तो फोर्स का एक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेशन होता है ना, du/dr वाला, माइनस में होता है, उसका मॉड ले लेंगे, हमको मैग्नीट्यूड चाहिए फोर्स का, ठीक है ना, कितना आएगा, जो भी आए भगवान जाने क्या आएगा। तो फिलहाल हम यही बता रहे थे कि du/dr होता है, तो यहाँ पे du/dx लेंगे क्योंकि x के टर्म में। तो अब सवाल क्या उठा कि हमको चाहिए x के टर्म में पोटेंशियल एनर्जी, हमें क्या मिला हुआ है, v। तो क्या फाइंड आउट करना होगा, समझदार तो आप हैं, c, क्योंकि u का फॉर्मूला होता है हाफ c v², क्योंकि v कनेक्टेड है ना। अगर नहीं कनेक्टेड होता तो हम लोग चार्ज के टर्म में फॉर्मूला लगाते, दैट इज q²/2c। तो चलो हम पहले c निकालते हैं। c में हमारे पास दो पार्ट है, अगर आप c को ध्यान से देखोगे तो इसमें दो पार्ट है, एक c1 और एक c2 का। क्या है, एक c1 का है और एक
C2 का है। C1 क्या हो गया, जिसमें सिर्फ एयर फील्ड है, और C2 जिसमें डाइलेक्ट्रिक फील्ड है। तो C हो जाएगा C1 प्लस C2। तो C1 का वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ये होता था ना, हाँ वही तो A इंटू एल माइनस एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत है बोलिए, A इंटू एल माइनस एक्स, क्योंकि ये मेरा पूरा ए नहीं अब बी होगा, एल माइनस एक्स इंटू बी, क्योंकि देखिए ये पूरा डिस्टेंस एल माइनस एक्स होगा ना, यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, एल माइनस एक्स, और थिकनेस बी है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एल माइनस एक्स इंटू बी, और ये चूंकि एक्स है तो इसका एरिया हो जाएगा बी एक्स डिवाइडेड बाई डी प्लस एप्सिलॉन नॉट इंटू बी एक्स के में डिवाइडेड अपॉन डी। कोई दिक्कत नहीं आता। अब क्या करेंगे, देखो एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी कॉमन हो गया जो कि सब में है ना। चलो यहाँ पे एल बच जाएगा और इस माइनस एक्स बच जाएगा और प्लस के एक्स बच जाएगा, बचेगा। तो रिजल्ट क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी एल प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है, एफ निकालना है। तो हमने पहले ही बोला था इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग और उसका मॉड ले लेंगे, माइनस मेरे प्लस मेरे क्या फर्क पड़ता है, हमको मैग्नीट्यूड चाहिए उसका। डिफ्रेंशिएट करो यानी डी अपॉन डी एक्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी एल प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स। अगर आप ध्यान से समझें तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि ये इसके रिजल्ट में एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी तो रहेगा ही रहेगा। एल चूंकि एक कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, एक्स जिसका डिफरेंशिएशन होगा 1, तो ये रिजल्ट होगा 0 प्लस के माइनस 1। तो ये रिजल्ट हो जाएगा हमारा एफ का, एफ का रिजल्ट क्या आएगा हमारा, तो फोर्स हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी इंटू के माइनस 1। एक मिनट, हाँ देख लीजिए इसको एक बार फिर से। नोट कर लीजिए इसको, बड़े नोट कर लीजिए। एक मिनट, हम लोग हम सी को ही डिफ्रेंशिएट कर दिया, वो वी स्क्वायर भी तो होगा यहाँ पे, सॉरी ये तो सी है ना, तो इंटू वी स्क्वायर कर लो, सॉरी ये छूट गया था चीज़, एक टर्म वी स्क्वायर है ना, तो वी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा वी स्क्वायर वी स्क्वायर। देखो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, मान लीजिए कहीं तो जरूर कुछ हुआ हो, कहीं किसी छूट गया तो सब चीज़ देखना ज़रूरी होता है। सबसे पहले क्या था, हमको सी निकालना था और वी निकालना था, उसको डिफ्रेंशिएट करना था हाफ सी वी स्क्वायर को। तो सी मेरा क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में क्यों है, क्योंकि ये एरिया डिवाइड कर रहा है आपस में, याद है ना, एरिया डिवाइड होता था तो पैरेलल करते थे, डिस्टेंस डिवाइड होता था तो सीरीज करते थे। तो C1 प्लस C2, तो एप्सिलॉन नॉट, देखिए हम लोग का फॉर्मूला क्या था सी का, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, वेरी गुड। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, बी इंटू एल माइनस एक्स डिवाइड बाई डी, बी इंटू एल माइनस एक्स अपॉन डी। इसका क्या हो जाएगा, के इसमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही रहेगा चूंकि ये एक्स डिस्टेंस तक इंसर्ट किया है, इसका एरिया बी इंटू एक्स, तो एप्सिलॉन नॉट बी एक्स अपॉन डी। कॉमन क्या दिख रहा है हमको, तो कॉमन दिख रहा है एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ क्या बच जाएगा एल माइनस एक्स प्लस के एक्स, एल कॉमन ले लेंगे, के माइनस 1 इंटू एक्स। क्लियर है। अब क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी तो रह गया, ये कांस्टेंट है बाहर आएगा, एल का डिफरेंशिएशन 0 और के माइनस 1 एक्स, तो के माइनस 1 कॉन्स्टेंट है ना एक्स में मल्टीप्लाई, तो सिंपल के माइनस 1 आएगा, तो ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला हो गया। कब, जब वो चार्ज हो रहा होगा, यानी जब हमारा बैटरी का ये स्विच ऑन था। अब हम करेंगे स्विच ऑफ, तब निकालेंगे फोर्स। पहले देख लीजिए, अब करते हैं इसका स्विच ऑफ, करें
कोई तकलीफ हो तो बोलिएगा। देखिए सी का फॉर्मूला तो वही रहेगा हमारे पास। सी का रिजल्ट क्या था, एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी एल प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स। अब देखिए हमें u निकालना है, u यहाँ हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। क्यों? क्योंकि स्विच हमारा ओपन है, तो स्विच ओपन है तो v का हमारा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिल रहा है, तो क्या मिलेगा q। तो क्यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2c, यानी क्यू स्क्वायर अपॉन 2। अब c का जो ऊपर वाला है उसको ऊपर करो तो क्यू स्क्वायर d हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट b हो जाएगा, l प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स हो जाएगा। इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग और निकालेंगे हमारा फॉर्मूला जो फोर्स का आएगा। एक काम करते हैं, पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, थोड़ा सा अजीब है, तो इसको पहले हम एफ अपॉन डी यू अपॉन डी एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डी यू अपॉन डी एक्स में क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बी। पता है उसमें अगर हाफ छूट गया वो तो देख लीजिएगा, ठीक है ना, हाफ लगता है मेरे ख्याल से छूट गया था, आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, हाफ पिछले वाले में लगता है छूट गया था, हाफ सी वी स्क्वायर होता है ना एनर्जी का फॉर्मूला, इनटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एल प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स। अब ये 1 अपॉन एक्स का आ गया, 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला क्या था, एल एन एक्स होता था ना, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा फोर्स का क्यू स्क्वायर डी एल एन एक्स होता था ना, कोई दिक्कत ना है। और हाँ बोलते हैं सब लोग, गजब हाल है, 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता था, तो माइनस 1 अपॉन एल प्लस के माइनस 1 एक्स का होल स्क्वायर। और चूंकि ये चेन रूल लगेगा यहाँ पे, तो उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो L का डिफ्रेंशिएशन होगा 0 और k माइनस 1 एक्स का होगा k माइनस 1, तो ये भी आ जाएगा एक मल्टीप्लाई में k माइनस 1। तो अगर जब हम f का मॉड लेंगे, जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा क्यू स्क्वायर डी इंटू के माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बी एल प्लस के माइनस 1 एक्स का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट हो गया फोर्स का। तो दो केस हम लोग पढ़े यहाँ पे, एक जब डिस्चार्ज हो रहा हो और दूसरा जब आपका चार्ज हो रहा हो। तो ये हो गया डिस्चार्जिंग वाले का, और जो इसके पहले हम लोग देखे थे वो देखे थे चार्जिंग वाले का, और हमने इसके पहले देखा था आरसी सर्किट पे जो प्रॉब्लम हो सकते थे। अब हम लोग अगले क्लास में करंट स्टार्ट करेंगे और करंट में करंट चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। अब थोड़ा थोड़ा बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल बाहर अंदर ही रहें घर पे।